हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 11 की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 7, दैट इज़ फेडरलिज्म। तो फेडरलिज्म के दो पार्ट्स हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, एंड आपको वो दो पार्ट्स कंप्लीट करके ये थर्ड पार्ट देखना है, तभी आपको आगे का समझ आएगा। सो लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट वीडियो में हमने पहले तो हमने फेडरलिज्म के बारे में पढ़ा, फेडरलिज्म क्या है। उसके बाद हमने फेडरलिज्म को, फेडरल सिस्टम को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में देखा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो फेडरलिज्म वर्ड जो है उसको, वो तो कॉन्स्टिट्यूशन में है ही नहीं। फिर अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारे पास है डिवीजन ऑफ पावर्स। अब पावर्स का डिवीजन होना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ये चीज़ हमने देखी। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि इंडिया इतनी बड़ी कंट्री है तो पावर्स को डिवाइड करना ज़रूरी है ताकि कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो, और पावर्स डिवाइड होंगी तो जो भी सब्जेक्ट्स हैं वो भी डिवाइड होंगे उसी टाइप से। ठीक है, तो अब हमारा डिवीजन ऑफ पावर्स में हम देखेंगे कि पावर्स किस तरीके से डिवाइडेड है, किसको कितनी पावर दी गई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो यहाँ पर दो टाइप की गवर्नमेंट है जो कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने क्रिएट की थी। पहली पूरे नेशन के लिए, सबको पता है, जिसको हम क्या कहते हैं, यूनियन गवर्नमेंट कहते हैं। यूनियन गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट भी कहते हैं, जो पूरे नेशन के लिए होती है, पूरे देश के लिए होती है। एंड एक हमारी ईच यूनिट यानी कि स्टेट, एक स्टेट, हर एक स्टेट के लिए भी अलग अलग गवर्नमेंट्स होती हैं जिनको हम क्या कहते हैं, स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं। अब दोनों ही, बोथ दीज हैव अ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। दोनों का ही कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है, दोनों को ही कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है और इनका एरिया भी कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली डिफाइन किया गया है। ठीक है, अगर हम सबको पता है, जुडिशरी के चैप्टर में हमने पढ़ा था कि अगर सेंटर या फिर स्टेट या फिर स्टेट के बीच में कोई भी अगर डिस्प्यूट होता है तो उसको सॉल्व करने का जो काम होता है वो कौन करती है? वो जुडिशरी करती है, ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, यानी कि जिस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखा है उसी तरीके से वो अपनी पावर को यूज करती है। ठीक है, अगर क्या होता है, अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है अबाउट विच पावर्स कम अंडर द कंट्रोल ऑफ यूनियन, की अगर पावर्स के बेस पर कोई भी डिस्प्यूट होता है कि ये पावर्स इतनी इसके पास होनी चाहिए, इतनी इसके पास होनी चाहिए, इसको लेकर अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है तो वो डिस्प्यूट रिसॉल्व किया जा सकता है बाय द जुडिशरी। ठीक है, अब कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सब्जेक्ट्स भी बताता है कि किसके अंडर कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं। यूनियन गवर्नमेंट के अंदर कितने सब्जेक्ट्स हैं और स्टेट गवर्नमेंट के अंडर कितने सब्जेक्ट्स आते हैं, जो हमारी लोकल गवर्नमेंट है उसके अंदर कितने सब्जेक्ट्स आते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें तो जो हैं वो क्लियरली मेंशन है। अब जो यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, दोनों की चीज़ें मेंशन है। आगे हमें एक चार्ट दे रखा है जिसको अगर हम पढ़ेंगे तो हमें क्लियरली पता चल जाएगा कि किसको कौन से सब्जेक्ट्स दे रखे। देखो, ये वो चार्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। ठीक है, कंकरेंट लिस्ट जिसमें यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट दोनों ही अपने जजमेंट्स दिखा सकती है। ठीक है, आगे देखते हैं। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर क्या है डिवीजन ऑफ पावर्स को लेके, कि इकोनॉमिक और फाइनेंशियल पावर्स जो है ना वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है, और जो स्टेट्स हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो काफ़ी सारी हैं, लेकिन जो रेवेन्यू सोर्स है, जो यानी कि जो फंड है, ठीक है, जैसे प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं, गवर्नमेंट कहीं कहीं पर अपनी रैली वगैरह निकालते हैं तो इस चीज़ के लिए भी फंड चाहिए होते हैं। तो जो रेवेन्यू सोर्सेज हैं ये काफ़ी कम है। मेगर का मतलब होता है कोई भी चीज़ काफ़ी कम होना। ठीक है, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो काफ़ी सारी हैं। अब देखो, हम देखेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कैसी कैसी फाइनेंशियल पावर्स और इकोनॉमिक पावर्स दे रखी है। ठीक है, पहले तो फाइनेंशियल और इकोनॉमिक की देखेंगे। देखो, एक ही हो गया फॉरेन अफेयर्स हो गया, ठीक है, ये बैंकिंग का हो गया, और फॉरेन ट्रेड एंड करेंसी एंड कॉइनेज हो गया। ठीक है, ये सारी चीज़ें तो किसको दे रखी है? ये सारी चीज़ दे रखी है यूनियन लिस्ट में। यूनियन लिस्ट यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट, जिस पर सेंट्रल गवर्नमेंट का की पावर है। ठीक है, डिफेंस हो गया, एटॉमिक एनर्जी,
वॉर एंड पीस, बैंकिंग, रेलवे, पोस्ट एंड टेलीग्राफ, एयरवे, स्पोर्ट्स, फॉरेन ट्रेडेड करेंसी एंड कॉइनेज। ठीक है, ये सारी चीज़ किसके हाथ में है? यूनियन लिस्ट, यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके हाथ में ये सारी पावर्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास है स्टेट लिस्ट। तो स्टेट लिस्ट को कौन कौन सी पावर्स दे रखी है? एग्रीकल्चर से रिलेटेड, पुलिस, प्रिजन, लोकल गवर्नमेंट, पब्लिक हेल्थ, लैंड, लिक्वर, ट्रेड एंड कॉमर्स, लाइफ स्टॉक एंड एनिमल हस्बेंड्री, स्टेट पब्लिक सर्विसेज, ये सारी चीज़ें जो है वो स्टेट लिस्ट के अंडर आती हैं। और कंकरेंट लिस्ट, जिस पर यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट दोनों ही काम कर सकती है, वो हमारी अर्थ होती है कंकरेंट लिस्ट, जिसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, जैसे कि एजुकेशन, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चर लैंड, फॉरेस्ट, ट्रेड, यूनियन, अडल्ट्रेशन, अडॉप्शन एंड सक्सेशन। ये सारी चीज़ें देखो यहाँ पर लिखा भी हुआ है, क्लियरली मेंशन है कि ये यूनियन लेजिस्लेचर अलोन कैन मेक लूज ऑन दीज मैटर्स। ठीक है, यानी कि यूनियन गवर्नमेंट इससे रिलेटेड व्यूज़ अपने दे सकती है, लॉज बना सकती है। यहाँ पर स्टेट लेजिस्लेचर आ जाती है और यहाँ पर यूनियन और स्टेट दोनों ही लॉज बना सकती है रिलेटेड टू दीज मैटर्स। एक हमारे पास एक और पावर आती है, रेजिडुअरी पावर्स। रेजिडुअरी पावर्स क्या होती हैं? देखो, जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तीनों लिस्ट बनाई गई थी, ठीक है, ये जितने सब्जेक्ट्स थे ये सारे सब्जेक्ट्स तो इसमें मेंशन कर दिए गए, लेकिन उन सब्जेक्ट्स का क्या जो उस टाइम पर थे ही नहीं। जैसे कि आईटी सेक्टर हो गया, उस टाइम पर तो कंप्यूटर वगैरह थे ही नहीं। साइबर लॉज उसी का एक पार्ट हो गया। ठीक है, यानी कि जो साइबर लॉज है उस टाइम पर उन चीज़ों का भी नहीं पता था। ठीक है, तो जो मैटर्स अब नए आए हैं वो मैटर्स रेजिडुअरी पावर्स में आ जाते हैं। ठीक है, अब ये जो रेजिडुअरी पावर्स हैं इनको कौन कंट्रोल करता है? ये जो पावर है किसके हाथ में होती है? ये पावर होती है सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में। यानी कि रेजिडुअरी पावर्स जो भी होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही उसको कंट्रोल कर सकती है, इन मैटर्स पर लॉज बना सकती है। यूनियन लेजिस्लेचर हैज़ द पावर टू लेजिस्लेट ऑन सच मैटर्स। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी। नेक्स्ट तो हमारा टॉपिक है फेडरलिज्म विद अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, एंड आई होप आप सबको ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई हो। फिर भी अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड तब तक के लिए मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक करना, प्लीज़ सपोर्ट करना, एंड ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो इस वीडियो को शेयर करना। अगर आपको अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। ओके, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।